नमस्ते। और आज हमारा 11 नंबर मॉडल पेपर है, तो आओ 11 नंबर मॉडल पेपर को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, अब पहला क्वेश्चन देखो, आज आपकी शुरुआत करंट के क्वेश्चन से हो रही है। पहला क्वेश्चन क्या है, पेरिस ओलंपिक 2024 का मैस्कॉट शुभंकर क्या रखा गया था। तो बहुत इजी है, इस बार पेरिस में हो रहे हैं पैरा ओलंपिक, और जो पेरिस में पैरा ओलंपिक हो रहे हैं वहां पे जो मैस्कॉट है वो जो पेरिस की फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें वो एक फ्रिजेस करके एक टोपी पहनते थे, उसी टोपी को इन्होंने क्या किया है, पेरिस का क्या बनाया है, मैस्कॉट बनाया है। रेड कलर की टोपी थी जो पूरे के पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, फ्रांस की क्रांति के अंदर फ्रिजेस जो है वो बहुत फेमस थी। तो फ्रिजेस या फ्रीज, ये जो टोपी है लाल, उसी को बनाया गया है। ठीक, फिर देखो हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता है। अब देखो लिखा क्या है, 50 मीटर राइफल, और पूछ क्या रहे हैं, आपको कांस्य पदक पूछ रहे हैं। तो 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक किसने जीता है, तो बहुत सिंपल है, स्वप्निल कुसाले ने जीता है। किसने जीता है, स्वप्निल कुसाले। फिर देखो 3 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता, है ना। तो देखो क्या हुआ था कि टेनिस के अंदर दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी, नोवाक जोकोविच और ये जो हैं कार्लोस अल्कराज, इन दोनों के बीच में मैच हुआ था। अल्टीमेटली मैच किसने जीत लिया था, नोवाक जोकोविच ने जीत लिया था। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में, यहाँ गौर रखना क्या लिखा हुआ है, समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया। तो समापन समारोह के अंदर थे आपके मनु भाकर और प्रिया सृजेश। तो प्रिया सृजेश तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मनु भाकर का नाम दिख रहा है, तो सही आंसर क्या होगा, मनु भाकर। फिर देखो हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम में किसे अयोग्य घोषित कर दिया था। पूरा नेशनल जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। एक दिन पहले सब लोग बहुत खुश थे और दूसरे दिन हमें ये सुबह सुबह सूचना मिलती है, एकदम हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशन हो जाती है कि क्या करेंगे। तो ये है विनेश फोगाट। ठीक, फिर देखो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो हमें पता है हम 3rd पोजीशन पे रहे हैं और हमने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने किससे जीता है, तो स्पेन को हराया है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आएगा कि पेरिस ओलंपिक के अंदर इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसको हरा के, तो इंडिया ने स्पेन को हराया है, सेनोरिटा को हराया है। ध्यान रखना, गाना देखा है ये, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पिक्चर का गाना है सेनोरिटा, है ना। तो सेनोरिटा गाना जो है वो स्पेन में बड़ा फेमस है। तो याद रखना कि इस बार इंडिया ने सेनोरिटा को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि स्पेन को हरा के क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक, फिर देखो 7th, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है ना। पिछली बार वो गोल्ड जीते थे, इस बार वो क्या जीते हैं, सिल्वर जीते हैं। कौन सा मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं। फिर देखो पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है ना। तो भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, भारत को 71वीं रैंक जो है वो प्राप्त हुई है। फिर 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वज। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ना कि जो 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 है उसका ध्वज, अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ होता ना सिंपल कि जो ओलंपिक है उसका जो फ्लैग है और जो ओलंपिक है उसके फ्लैग में कितने कलर होते हैं, तो हम आंसर कर देते 5, क्योंकि जो ओलंपिक के अंदर 5 रिंग है ना, एक है नीला कलर की, एक है पीला कलर की, एक है काला, एक है हरा और एक है लाल। और ये लेफ्ट टू राइट बता रही हूँ मैं, इनका सीक्वेंस याद करना होता है, लेफ्ट टू राइट। अगर एग्जामिनर आपको राइट टू लेफ्ट पूछेगा तो फिर आपको लाल हरा काला पीला नीला करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है पेरिस, मतलब पेरिस जिस जगह पे हो रहे हैं उस जगह पे जो ओलंपिक का फ्लैग बनाया है उसमें कितने कलर है, तो उसके अंदर कलर है 4। तो जो पेरिस ने खुद ने बनवाया है ओलंपिक का फ्लैग, उसके अंदर 4 कलर है, नीला है, लाल है, हरा है और बैंगनी है। चूंकि यहाँ पे ये पूछा गया है कि 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 उसका ध्वज जो जैसे मैस्कॉट बनाया गया है वैसे ही पेरिस ओलंपिक का क्या बना है, ध्वज, उसमें कितने कलर है, 4। अगर ऐसा पूछ लेते ना
कि 33वें ओलंपिक जो पेरिस में हो रहे हैं उसमें ओलंपिक का जो झंडा होता है उसकी रिंग में कितने कलर होते हैं? तो उसकी रिंग में 5 कलर होते हैं, लेफ्ट टू राइट याद रखना है, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ठीक, चलो अब देखो 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 के ध्वज के रंग व महाद्वीप के मिलान को सुमेलित कीजिए। अब ये देखो आ गया नीला, हरा, पीला और लाल। ये जो 4 कलर आए हैं हमें क्या करने हैं? मैच करने हैं। तो देखो हमें क्या 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 मैच करना है वो देखते हैं। तो 10th नंबर ए नीला, 10th नंबर में ए में क्या है? नीला। तो नीला जो चक्र है, नीला चक्र में कौन सा कॉन्टिनेंट आएगा आपके? तो नीले चक्र में आएगा आपके यूरोप। तो हाँ सॉरी ए में क्या आएगा आपके? फर्स्ट आएगा यूरोप। तो ए में फर्स्ट होगा। अब ए में फर्स्ट ए की जगह है, ए में फर्स्ट कहाँ है आपके? इसी जगह पे है, बाकी सब में नहीं है, तो इनको क्या कर देते हैं? आउट कर देते हैं। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया, नीला चक्र यानी कि 10th का जो ए है उसके अंदर क्या आंसर होगा? यूरोप, बी। अब बी जो है, बी में कौन है? हरा चक्र। हरा चक्र कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, याद रखना इसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर देखो सी, सी क्या है? सी है पीला चक्र। पीला चक्र कहाँ है आपका? एशिया में। तो सही से मैच है बिल्कुल। और डी है लाल चक्र। लाल चक्र जो है वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के लिए है। किसके लिए है? नॉर्थ और साउथ अमेरिका के लिए है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। अब देखो अगला, हाँ आज है ना राजस्थान के कल्चर के क्वेश्चन है, रीत रिवाज के क्वेश्चन है और आभूषण के क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाकी सब लोगों को तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन मुझे भी आसान तो लगता है, लेकिन इतना इतना अपने कल्चर से इतना ज्यादा जुड़ाव नहीं है। जुड़ाव इन द सेंस कि हम शहरों में रह रहे हैं और शहरों में जो संस्कृति है वो थोड़ी क्या हो जाती है? धूमिल हो जाती है। अगर मेरा कोई गांव होता या मेरा कोई गांव देहात में घर होता तो शायद मैं राजस्थान की गांव वाली जो पूरी अच्छी इतनी बढ़िया संस्कृति है उससे परिचित होती। लेकिन सौभाग्य है कि परीक्षाओं की तैयारी करते करते जो मुझे राजस्थान का जो देहात का कल्चर है जो इतना ब्यूटीफुल है, इतना प्यारा है, उसको जानने का मौका मिला। तो थोड़ी बहुत अगर चूक हो जाए तो क्या कर देना? माफ कर देना। राजस्थानी परिधान के प्रतीक है। अब राजस्थानी परिधान का क्या प्रतीक है? पगड़ियां, परके पायजामे या पायजामे। तो राजस्थान, आप हर किसी राजस्थानी को, आजकल तो रील्स भी बनती है कि अगर किसी के सर पे पगड़ी है तो आप समझ जाते हो कि व्यक्ति कहाँ से आया है? राजस्थान से आया है। तो राजस्थानी पगड़ियां जो है वो परिधान का प्रतीक है। अब देखो महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक है ना, ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेकर पैर तक सही क्रम लगाना है गहनों का। लड़कों के लिए तो बहुत मुश्किल काम है। तो देखो पहला, सबसे पहले यहाँ पे लट्टू पहना जाता है। बेसिकली मैं बोर को क्या बोलती हूँ? लट्टू बोलती हूँ कि यहाँ पे हेडलाइट लगानी है। ठीक है, लट्टू लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? बोर, है ना, जस्ट की याद हो जाए। तो यहाँ पे देखो हम किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट ही नहीं कर सकते क्योंकि सबसे पहले ही क्या दे रखा है? बोर। अब बोर के बाद क्या लगती है? नथ तो होती नहीं है सीधी, तो थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। बोर के बाद साइड में ऐसा कुछ पहना जाता है बेल्ट सा, तो हम देखेंगे बोर के बाद आएगा आपका टीडी भलको। फिर यहाँ पे लगानी है बिंदिया, है ना, बिंदिया चमकेगी। फिर नाक में क्या पहन लेनी है? नथ। फिर आएंगे आपकी दांत की बारी जिसमें पहन लेना चुम्प। फिर गले में पहन लेना गलपटियो और फिर हाथ में क्या पहन लेना? कड़ला। तो सही आंसर क्या होगा? सेकंड होगा कि पहले यहाँ हम बोर लगाएंगे, लट्टू लगाएंगे, फिर हम साइड में क्या लगाएंगे? साइड में टीडी भल को लगाएंगे। टीडी भल को बेसिकली शायद तक ऐसा बैंड होता है और फिर इसके सामने ऐसे ऐसे कुछ लटकन लगे हुए होते हैं। यहाँ आप बोर को, लट्टू को फिक्स कर दो और पास में ये सब चीज है। फिर आप बिंदी लगा लेना। बिंदी लगाने के बाद आप नथ पहन लेना और नथ पहनने के बाद आप दांत में चूक पहन लेना। फिर गले में हार पहन लेना सुंदर सा, और गले में हार पहनने के बाद आप हाथों में क्या पहन लेना? ऐसे कड़े पहन लेना। ठीक है, तो सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज है, इसे क्या रखना? याद रखना। आगे चलें, चलो। कंडोरा पहना जाता है, तो ये तो बहुत सिंपल है। कंडोरा जो है वो कहाँ पहनोगे आप? कमर में पहनते हैं। फिर देखो मेमंद। मेमंद को बहुत ज्यादा फेमस पता है किसने बनाया था? आलिया भट्ट ने बनाया था। और आलिया भट्ट के बाद तो ये ट्रेंड सेट हो गया है मेमंद का। पहले आप देखा कीजिए कि जो लड़कियां होती थी वो मेमंद के बारे में, आज की लड़कियां मेमंद के बारे में इतना
जानती नहीं थी, लेकिन आलिया भट्ट ने जब अपनी शादी की थी रणवीर कपूर से, तब उसने यहाँ पे एक बेल्ट पहना था, उसको मेमंद ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमंद बोलते हैं। तो वो जो ट्रेंड है ना, वो आज इतना चल गया है कि आप हर शादी में देखिए आपको यहाँ पे क्या पहना हुआ मिलेगा, एक बेल्ट पहना हुआ मिलेगा जिसे हम बोलते हैं मेमंद। तो मेमंद बेसिकली आपका कहाँ का आभूषण है? सिर का आभूषण है। ठीक, तो मैं तो ऐसे ही याद करी हूँ कि आलिया भट्ट ने मेमंद का ट्रेंड सेट कर दिया है, और आज कोई भी दुल्हन हो या कोई भी फंक्शन हो, उसमें लड़कियां जो हैं वो जल्दी से पहन लेती है मेमंद। तो देखो गांव की औरतें तो बहुत पहले से पहन रही हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही की 2024 में जो परीक्षाएं हो रही है उनमें ये क्वेश्चन आया था कि दामनी जो है, दामनी ये जो आभूषण है ये कहाँ का है? तो याद रखना, दामनी जो आभूषण है वो मस्तक का है। किसका है? मस्तक का। इंपॉर्टेंट है, अभी 2024 की परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर देखो, निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? मेरी भी फेवरेट कान की इयररिंग्स होती हैं। सबसे सबसे सही है पहनने में, और पूरे लुक को क्या कर देती है? चेंज कर देती है। अगर आपने कान में बहुत अट्रैक्टिव चीज पहनी है तो आपका ओवरऑल जो सिस्टम है वो पूरा चेंज कर देती है। तो कान का आभूषण कौन सा है? तो देखो, टीका तो यहाँ लगेगा, बूली जो है वो नाक में पहनोगे, और रमझोल जो है वो पैरों में पहनी जाती है, बहुत सारे घुंघरों वाली मोटी चांदी की पायल होती है रमझोल। तो बेसिकली कान का जो आभूषण है वो है आपका टोटी। अब देखो, अभी हाल ही की परीक्षाओं में कुछ कान से रिलेटेड आभूषण जो थोड़े डिफिकल्ट है वो पूछे गए हैं 2024 के अंदर, जिनको आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ओगनिया और अंगोटिया। ओगनिया और अंगोटिया जो है बेसिकली ये दो जो क्या कहते हैं आपको आभूषण है, ये कान के पहने हैं। किसके हैं? कान के सारे हैं। टोटी भी कहाँ पहनी जाती है? कान में पहनी जाती है। ठीक, चलो फिर देखो चोप। अब देखो, एक है चुप और एक है चोप, दोनों अलग अलग चीज है। चोप नामक आभूषण जो है वो शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? ठीक, तो 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ा अच्छे से। तो चोप जो है वो पहना जाता है आपके नाक पर, और चुप जो है वो दांत पर, जिसके ऊपर बिंदी है ना, वो वाला। फिर देखो, निम्न में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है, जिससे यहाँ पे एकदम बंधा हुआ रहेगा? तो ये बोलते हैं रखड़ी। रखड़ी जो होती है ना, ऐसे लट्टू लगाते हैं, उसके साइड में ऐसे बांधते हैं रखड़ी। मतलब फुल ऑन एकदम अच्छे से ड्रेसअप होने का तरीका अगर आपको सीखना है तो आप राजस्थान में सीखें। और भी स्टेट में है, लेकिन जितना खूबसूरत तरीके से गहने पहनने का जो एक सलीका राजस्थान में है ना, वो उतना दूसरे किसी स्टेट में नहीं है। राजस्थान में बेस्ट एंड बेस्ट। और दूसरा, राजस्थान में ये भी है कि राजस्थान के अंदर लोगों के पास है भी इतने सारे गहने, रानियों ने और राजाओं ने इतना अच्छा बना के दिया है ना, बहुत ही सुंदर। फिर देखो, दो आभूषण आपको याद रखने हैं नाक के। एक नाक का आभूषण याद रखना है आपको बलनी, और एक नाक का आभूषण याद रखना है आपको भोगली। ये 2024 में पूछे गए पेपर में से है। तो बलनी और भोगली भी कहाँ पहने जाते हैं? नाक में पहने जाते हैं। इस बात का आप क्या रखें? खास ख्याल रखें। ठीक, चलो अब देखो, भीलों की भाषा में ढिपाड़ा क्या है? हमने पढ़ा ही था। ढिपाड़ा किसे बोलते हैं? तंग धोती को बोलते हैं, है ना। और गोरबंद, मैंने मारवाड़ी सॉन्ग सुने, बहुत कम सुने। अभी थोड़ा थोड़ा मेरे को ऐसे हुआ है कि मारवाड़ी सॉन्ग सुनने चाहिए। पंजाबी बहुत सुने, और पंजाबी में भी पंजाबी फोक बहुत सुना, लेकिन जब धीरे धीरे पता चला कि यार राजस्थानी फोक सॉन्ग्स तो उससे भी अच्छे हैं, पंजाबियों से भी बहुत अच्छे हैं, और इतना मीठा अच्छे बोल के साथ राजस्थानी सॉन्ग गाए गए हैं। तो मैंने एक बार सुना था अभी हाल ही के दिनों में, गोरबंद पर भी गाना सुना था। तो गोरबंद बेसिकली है क्या? ऊंट का गला का नेकलेस है। ऊंट का जो आभूषण है वो क्या कहलाता है? गोरबंद कहलाता है। ठीक, चलो, हालांकि लिरिक्स मुझे कम समझ आती है मारवाड़ी सॉन्ग्स की, पर धीरे धीरे सीख जाऊंगी मैं। फिर देखो, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? अब भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? साड़ी का पल्लू फाड़ दिया, बोले आज से तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। ये क्या है? भीलों का तलाक। इतना शानदार तरीका तलाक का। फिर देखो, विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बरी। क्योंकि देखो, वधू के लिए जिसका शादी हो रहा है ना, देखो बेसिकली लड़कियां शादी के वक्त बहुत उदास होती है, तो उन्हें खुश कैसे रखे? तो खुश रखने का एक सिंपल तरीका कि देखो तुम दूसरे घर जा रही हो ना, तो तुमको बहुत सारा गिफ्ट मिलेगा। तो गिफ्ट देखकर एक बार वो अपना दर्द भूल जाती है और ससुराल जाने को क्या हो जाती है? तैयार। और वैसे भी आप किसी नए मेहमान को अपने घर का हिस्सा बना रहे हो, तो ये जरूरी है कि आप उसे क्या दें? थोड़ी
ऑफरिंग दे कि भाई देखो जैसे हम भगवान को घर लाते हैं तब भी हम उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं कि देखो ठाकुर जी आप हमारे घर आ रहे हो तो हम आपको अच्छा आसन दे रहे हैं, आपको अच्छा भोग प्रसाद दे रहे हैं, आपको पहनने को गहना दे रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही आप घर पे लक्ष्मी ला रहे हो तो लक्ष्मी मैया को बिठाने के लिए आपको आसन भी चाहिएगा, आपको अलग अलग टाइप का कपड़ा भी देना पड़ेगा और गहना भी देना पड़ेगा। तो बरी फिर देखो आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार संबंधित है विवाह से। ठीक, चलो फिर देखो शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं। देखो जन्म के बाद हमारा जो बाल कटवाते हैं ना वो इसलिए कटवाते हैं कि अगर हमारे दिमाग में या हमारे स्मृति में थोड़ी भी पुनर्जन्म की याद है। देखो मेरे को इतना रीत रिवाज का तो ज्ञान नहीं है, पर मैं पहले भी मैंने बोला है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ, आध्यात्मिक बहुत हूँ मैं। तो उस हिसाब से मुझे इस चीज का बड़ा अच्छा पता है कि जब भी बच्चा होता है और बच्चे के हम बाल उतारते हैं, सर के पहले बाल उतारते हैं, वो इसलिए उतारे जाते हैं ताकि हमें जितना भी अपना पुनर्जन्म का थोड़ा बहुत भी अगर हमें याद रह गया है तो इन बालों के उतरने का ये सिस्टम है कि आप एक बार क्या कर जाएंगे, उस पूरी पुराने जन्म की यादों को भूल जाएंगे। तो ये शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल जो पहली बार कटवाए जाते हैं उसके पीछे ये पूरा का पूरा लॉजिक है कि आपका पुनर्जन्म का अगर एक भी याद आपके दिमाग में है, आपके सबकॉन्शियस में है, तो वो उस बाल के साथ क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये होता है चूड़ाक्रम भी, जड़ूला भी और मुंडन भी। तो उपरोक्त सभी। फिर देखो किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं है? कहाँ पे हमें किसी प्रकार का जौहर नहीं देखने को मिलता? गांगरोन में मिलता है, जालोर में मिलता है, रणथंबोर में मिलता है, लेकिन सिरोही में नहीं मिलता। ठीक, चलो मौताना प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब देखो मौताना किससे संबंधित है? किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु के स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतारना नहीं, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनर्जीवित होने की मान्यता नहीं, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम, ये भी नहीं होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि भाई मौताना है क्या? तो मौताना आपको समझ में आ गया कि मौताना क्या है कि अगर किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु के स्थान पर स्वामी से क्या वसूलना, हर्जाना वसूलना। और आप न्यूज़पेपर के अंदर बहुत बार देखते हो कि गांव देहात के अंदर या जनजातीय क्षेत्रों के अंदर ये बहुत फेमस है, और जब तक हर्जाना नहीं दिया जाता तब तक मृतक की जो देह है उसको भी वहां से क्या नहीं करते वो लोग, हटाते नहीं है। तो मौताना के बारे में समझ में आया, आगे चलते हैं। फिर देखो गौना की रस्म है ना, बालिका वधू सबने देखा है, तो सबको पता है, पहले सबको पता है कि गौना क्या होता है ना। तो बालिका वधू सीरियल्स में दिखाया गया था कि गौना क्या है, विवाह की एक रस्म है। जब लड़की को आप हमेशा के लिए कहाँ भेज देते हो, उसके ससुराल भेज देते हो। गांव देहात में पहले बचपन में शादी कर देते थे, फिर वो थोड़ी मेच्योर हो जाती थी तब गौना करते थे। और लिटरली मैंने ये चीज कहाँ से सीखी है, बालिका वधू सीरियल से देख के सीखी है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि बालिका वधू सीरियल जो है उसमें इस बात का जिक्र है। सच में अब तो नहीं आता वो सीरियल, अब सीरियल देखना मेरी भी मजबूरी, क्योंकि घर में माँ दादी ताई जी सब लोग देखते थे, तो फिर वो दिमाग में चला ही जाता था। पर उससे ये फायदा हुआ कि मुझे गोना याद रहा कि गोना बेसिकली क्या है, विवाह की एक रस्म है। फिर देखो राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? विवाह के अवसर पर प्रीति भोज, मृत्यु भोज, दहेज या गृह प्रवेश। तो आप किसे मौसर कहोगे 27 के अंदर? तो आप मौसर किसे कहोगे? मृत्यु भोज को कहोगे। क्लियर, चलो फिर देखो युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी? तो कौन सा कलर का पहना जाता था? केसरिया, है ना। केसरिया रंग किसका होता है? बलिदान का होता है। तो बेसिकली अब वो युद्ध में जा रहे हैं तो वो अपनी देह का क्या करेंगे? बलिदान करेंगे दूसरे लोगों की रक्षा के लिए। 29 देखो आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा क्या कहलाती है? इजी है, नाता, मराड़ी, फड़का, दापा। तो अगर आपका आंसर दापा है तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखो बढ़ार क्या है? बढ़ार को मैं रिसेप्शन बोलती हूँ कि भाई ये तो रिसेप्शन है आज का। पुत्र जन्मोत्सव पर दिया जाने वाला प्रीति भोज नहीं, मृत्यु भोज नहीं, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रीति भोज यही। तो आजकल के जो रिसेप्शन है, आजकल की जो जनरेशन है, जो हमारे जैसे जेन जी हैं,
उन जंजीर के लिए क्या है? बढ़ार। उन जंजीर के लिए बढ़ार क्या है? रिसेप्शन पार्टी। जैसे आप देखो, अगर किसी की भी शादी हो रही है तो वो अपने यार दोस्तों को बुला के एक अलग से पार्टी देता है, और रिसेप्शन है। रिसेप्शन पार्टी को ही हम क्या कह रहे हैं? बढ़ार कह रहे हैं। तो गांव देहात में या पर्टिकुलर एरिया में जहाँ रीजनल लैंग्वेज में बढ़ार शब्द है, वही हम इसे इंग्लिश में क्या बोल देंगे? रिसेप्शन। ठीक। विवाह से संबंधित रस्म। अब विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है? पहरावनी है, कांकन डोरा भी है, बरी पड़ला भी है, तो उक्त सभी। क्लियर? चलो फिर देखो, वयोवृद्ध मतलब जब वृद्ध व्यक्ति जो है उसका देहावसान वो छोड़ देता है शरीर, शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? न्योछावर नहीं, सामेला नहीं, उछाल नहीं, उसे बोला जाता है बिखेर। ठीक। फिर देखो, वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है कहलाता है चूड़ाक्रम, सीमांतोन्नयन, पाणी ग्रहण, यज्ञोपवीत। तो उसे बोलते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। ठीक। आगे चलते हैं। फिर देखो, बिनोटा क्या है ना? ये भी बहुत बड़ा मेरे लिए एक्साइटिंग चीज था जब मैंने पढ़ना शुरू किया था कल्चर ढंग से, है ना। कभी मेरा मन नहीं लगता है कल्चर पढ़ने में, लेकिन जब एक बार पढ़ना शुरू किया, बेसिकली एक है ना, कोई यूट्यूब पर एक चैनल था, व्लॉगिंग चैनल था, जिस पर मैंने बाड़मेर जैसलमेर का बहुत व्लॉग देखा था। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि राजस्थान के लोग इतने प्यारे, इतने खूबसूरत, गाँव के लोग। शहरों का तो थोड़ा थोड़ा अनुमान था, लेकिन गांव का अनुमान नहीं था। तो यूट्यूब पर एक मैंने तैयारी करते वक्त ही एक चैनल देखा था जिसमें आदमी सिंपल ब्लॉग कर रहा होता था और गांव की पूरी पूरी प्रक्रिया, शादी ब्याह सब दिखा रहे होते थे। तो उससे धीरे धीरे मैंने क्या किया, थोड़ा कोरिलेट करना शुरू किया, और फाइनली मुझे बहुत सारी चीजों का पता चला। अभी भी देखती हूँ मैं। बिनोटा से तात्पर्य है, तो बिनोटा क्या है? दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां हैं। ठीक। और अब तो मुझे गांव देहात का कल्चर और अच्छे लगने लगा है। बस मेरे पास कोई गांव नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि ये हमारा गांव है, हमारे पास तो शहर है। तो चलो कोई नहीं, आप सभी लोगों के गांव मेरे गांव ही हुए। हाँ, 35। आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, यह कौन सी प्रथा है? तो कौन सी प्रथा है? नाता, डावरिया, जौहर, फूल पदरना। तो ये कौन सी प्रथा है? नाता प्रथा है। ठीक। चलो, निम्न में से कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? तो कौन सी मृत्यु से संबंधित नहीं है? बाल व दाढ़ी मुंडवाना, ये तो है। उठावना भी है, रस्म पगड़ी भी है, पर दस्तूर नहीं है। तो सेकंड क्या सही आंसर क्या होगा? डी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? बहुत सिंपल, कितनी है? 16, 16 है। आगे चले। चलो, राजपूतों में डावरिया से क्या तात्पर्य है? विवाह में दिया जाने वाला दहेज नहीं, बंधुआ मजदूरी नहीं, कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में दी गई दास दासियां, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो सही आंसर क्या होगा? सी। फिर देखो, सिरावन किसे कहते हैं? कृषकों द्वारा की गई सिंचाई नहीं, बिल्कुल नहीं है। ढूंढाड़ क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा, ये भी नहीं है। कृषकों का दोपहर का भोजन, बिल्कुल नहीं है, ये ब्रेकफास्ट है। शिरावन जो है वो किसानों का क्या है? ब्रेकफास्ट है। तो कृषकों का सुबह का भोजन, तो मैं इसको याद करती हूँ कि ये किसान लोगों का क्या है? ब्रेकफास्ट। जैसे हम लोग सुबह उठकर जिम विम जाने के आने के बाद हम लोग क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये किसानों का क्या है? ब्रेकफास्ट है। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, सिंपल तरीकों से भी क्या किया जा सकता है? इसको याद किया जा सकता है। बाकी जिसको सीरावन पता है उसके लिए तो बहुत इजी है। मेरे जैसे शहरी बच्चों के लिए सीरावन इज जस्ट लाइक द ब्रेकफास्ट। फिर देखो, डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? तो देखो, डाकण प्रथा जो है मुख्यतः कौन सी कास्ट में मिलेगी? आपको भील और मीणा में बहुत ज्यादा मिलेगी। निम्नलिखित में से कंजरों का कुंभ, है ना, अभी इस साल कुंभ हो ही रहा है, 12 सालों से एक बार होता है, और बहुत ही मतलब अलौकिक अनुभूति होती है कुंभ की। कभी आप लोगों को जाने का मौका मिले तो जरूर से जाना। हर 12 साल में होता है। अभी इस साल हो रहा है 2025 में, यूपी में होगा, जहाँ पे गंगा, यमुना और विलुप्त जो सरस्वती नदी है, उन तीनों का संगम होता है, और बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कंजरों का कुंभ कहलाता है? तो चौथ माता का मेला। ठीक। आगे चलो। फिर देखो, विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े, आभूषण आदि लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फिर सेम क्वेश्चन, उन्हें कहते हैं बरी। फिर देखो, आदिवासियों में लीला मोरिया क्या है? लीला मोरिया विवाह का संस्कार है।
फिर देखो, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं, ये प्रथा क्या कहलाती है? तो अगेन सेम क्वेश्चन, चूड़ाक्रम, जड़ूला, मुंडन, ऑल। ऑल। फिर देखो, कौन सा संस्कार मनुष्य के जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? कि भाई जो अंतिम संस्कार है मनुष्य के जिंदगी का, इस जीवन का, वो कौन सा है? तो बहुत सिंपल है, अंत्येष्टि जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंत्येष्टि, मरते वक्त की जाती है। फिर देखो, हाँ अब मैं बहुत खुश हूं, अब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं, पर मैंने संस्कृति या कल्चर का जो पार्ट है उसको भी अच्छे से कर दिया एक बार। अब अच्छे से का तो पता नहीं, आप लोग बताओगे तो पता चलेगा, बट फिर भी जितना मुझे आता है, देखो मुझे सबसे ज्यादा नर्वसनेस तभी फील होती है जब कल्चर के अंदर जो आपका रीति रिवाज वाला हिस्सा है ये आ जाता है या आभूषण आ जाता है। उस समय मेरे को जितना मैं कंफर्ट फील करती हूँ ना इकोनॉमिक्स के साथ, हिस्ट्री के साथ, पॉलिटी के साथ, तो वहां वो क्या हो जाता है, एकदम ऐसे डर सा लगने लग जाता है। पर कुछ नहीं, अब बहुत कुछ सीख गई हूं मैं। 46, देखो हर अपनी अच्छी या बुरी चीज या अपने डर या अपनी कमजोरियों को आप जितना शेयर करोगे ना उतनी वो आपसे दूर होगी। और जिस दिन से मैंने ये एक्सेप्ट करना सीखा है कि नहीं यहाँ थोड़ी थोड़ी मुझे नर्वसनेस होती है, तो अब निकल भी रही है ना। ऐसा कोई 30 मार्क का नहीं होता जिसको सब चीजें बहुत अच्छे से आती है। सबके अपने अपने वीक पॉइंट्स होते हैं, सबके अपने अपने क्या होते हैं, पावरफुल पॉइंट्स होते हैं। ठीक, तो देखो अब निम्न में से किस कारण से भारत विश्व स्तरीय बाह्य प्रापण का एक प्रमुख गंतव्य बन गया है? बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है कि भारत जो है वो किस वजह से है एक गंतव्य देश बन गया है सबसे ज्यादा बाहर से चीजें लेने का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सस्ता श्रम, कौशल विकास, दोनों या दोनों नहीं। तो 46 नंबर का सही आंसर होगा सस्ता श्रम। देखो यहाँ पे लेबर क्या है, सस्ती है, और कौशल का भी क्या है, विकास हुआ है, तो दोनों। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखो, वैश्विक गांव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल विलेज की अवधारणा का जनक किसे कहते हैं? तो जो ग्लोबल विलेज की अवधारणा है, यहाँ पे बहुत गौर से सुनना मेरी बात को, उसके जनक है मैक्लूहन। कौन है? मैक्लूहन। अब ग्लोबल विलेज के बारे में कुछ कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। इनका पूरा नाम है मार्शल मैक्लूहान। क्या है? देखो अपन कई बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना कि हम गेम खेलते वक्त लहू लुहान हो गए, तो आपको लहू लुहान नहीं याद रखना है, आपको मैक्लूहान याद रखना है। क्या याद रखना है? मैक्लूहान। मैक्लूहान के आगे क्या है? मार्शल। और मार्शल अगर अपन इंग्लिश में देखें, मार्शल का मतलब ही क्या होता है? जो लड़ाई करने वाले लोग होते हैं, सेनापति हुए या लड़ाई करने वाली जो पोस्ट होती है जो जाके बॉर्डर पर लड़ेगी या कहीं पे भी लड़ेगी, तो मार्शल। तो मार्शल मैक्लूहान कनाडा के थे। इन्होंने 1960 में, ईयर याद रखना, कौन सा ईयर? 1960 में एक ऐसे लिखा था, एक निबंध लिखा था, हिंदी में जिसे क्या बोलते हैं? निबंध। अब उस निबंध का नाम इंग्लिश में ही होगा क्योंकि ये कनाडा के हैं। वो निबंध था अंडरस्टैंडिंग मीडिया, कि जो मीडिया है उसको समझना है। अंडरस्टैंडिंग मीडिया, द एक्सटेंशन ऑफ मैन। अब आप कैसे याद रखोगे? तो आप दो शब्द याद रखो, एक तरफ याद रखो अंडरस्टैंडिंग मीडिया, सामने की तरफ मैन याद रखो। ये जो ऐसे था, इस ऐसे के अंदर उन्होंने कहा कि आज जो युग है, आने वाला जो चौथा युग है, ये 4.0, अभी कौन सी सदी चल रही है? 4.0 चल रहा है। और ये जो 4.0 है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का युग है। ये इलेक्ट्रॉनिक युग है, और इस इलेक्ट्रॉनिक युग के अंदर संचार के माध्यम से सभी इंसान एक दूसरे से जुड़ गए हैं, तो ग्लोबल विलेज बन गया है। बिल्कुल आसान है। देखो आज अभी आप इंस्टाग्राम पे बैठे बैठे विदेश की खबरों को 1 मिनट में क्या कर सकते हो? सोर्स कर सकते हो। तो हम क्या हो गए हैं? ग्लोबल विलेज हो गए ना। तो बिल्कुल ऐसे ही दिमाग में फ्रेम फिक्स करना है कि 1960 के अंदर कनाडा में बैठा एक इंसान जिसका नाम क्या है? मार्शल मैक्लूहान है। वो 1960 के अंदर एक ऐसे लिखते हैं ना, उन्होंने कोई परीक्षाएं नहीं दी ना आरएस की या फिर 11th-12th में राइट है ऐसे, तो वो एक ऐसे लिखते हैं, एक निबंध लिखते हैं। निबंध किस पे लिखते हैं? अंडरस्टैंडिंग मीडिया, द एक्सटेंशन ऑफ मैन पे। ये जो निबंध वो लिखते हैं, इसी में वो बताते हैं कि अब जो युग है, जो चौथा जो युग आएगा 4.0, जो आज है 21वीं सदी में, ये जो 4.0 है ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का युग है, संचार का युग है। और इसमें जो है पूरा का पूरा जो आपका सारे के सारे देश हैं वो एक वैश्विक गांव के रूप में तब्दील हो गए हैं। तो क्लियर? अब नहीं भूलोगे ना। चलो अब देखो क्योटो प्रोटोकॉल, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में सही कथन है, यह दिसंबर 1997 में क्योटो जापान में स्वीकार किया गया था, करेक्ट। इसे फरवरी 2005 में लागू किया गया, करेक्ट।
इसके पुष्टिकर्ता देश मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कटौती के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल सही, तो सभी सही है। अब हम क्योटो को बड़े आराम से समझते हैं और जो जो जगह पूछी जाएगी ना वहां मैं बताऊंगी। देखो क्योटो क्या है, बेसिकली हुआ क्या था ये समझो। अब मेरी आवाज पे पहले फोकस करना, फिर मैं जो डाटा बताऊं उसको बहुत आराम से दिमाग में घुसने देना, याद करने की होड़ मत मचाना और बहुत ज्यादा राइट की मत मचाना। एक कहानी है, आसानी से सुनो, कहानी है लालच की। अब वो लालच की कहानी क्या कहती है कि लोगों को क्या कमाना था, पैसा कमाना था बहुत ज्यादा, और पैसा कमाने के लालच में उन्होंने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। अब प्रकृति को नुकसान पहुंचाया तो अल्टीमेटली प्रकृति आपको वापस क्या करेगी, देगी ना, हर चीज पे बैक करेगी ना। तो प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाया उसकी वजह से मनुष्य का खुद का अस्तित्व क्या पड़ गया, खतरे में पड़ गया। तो अब इस खतरे से निपटने के लिए सभी लोग जापान में क्योटो नामक जगह पर जाकर मिलते हैं दिसंबर में, और मिल बांटकर, बिल्कुल आपके गांव चौपाल में जैसे हथाई होती है ना, वैसे क्योटो में जाकर हथाई करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेकर, और कहते हैं कि यार पृथ्वी बहुत गर्म हो रही है, और अगर पृथ्वी ज्यादा गर्म हो गई तो हम फिर से यहाँ से क्या कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मनुष्य जो है बेसिकली वो जीवन जो है वहां पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है, इंसान के लालच से शुरू होती है। लालच बढ़ता है तो वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, और इतना ज्यादा दोहन करता है, इतना ज्यादा दोहन करता है कि उसी के अस्तित्व को खतरा हो जाता है। अब इस खतरे से बचने के लिए सारे लोग दिसंबर 1997 में जाकर कहाँ मिलते हैं, जापान में, और कोई जगह मिली नहीं उनको, तो जापान में जाकर हथाई करते हैं और ये तय करते हैं कि अब हमें इन गैसेस को क्या करना होगा, कम करना होगा, वरना हमारा ही अस्तित्व पृथ्वी से क्या हो जाएगा, टाटा बाय बाय, खत्म हो जाएगा। तो यही है क्योटो प्रोटोकॉल। अब इससे जुड़े हुए सारे के सारे फैक्ट याद रखने हैं। पहला फैक्ट याद रखना है कि भाई ये हथाई करने के लिए सबको आमंत्रित किसने किया, तो ये हथाई करने के लिए सबको आमंत्रित किया यूएनएफसीसी ने। तो यूएनएफसीसी जो है समझ लो मुखिया जी हैं। कौन है, मुखिया जी हैं। और इन्हीं मुखिया जी ने क्या किया, क्योटो प्रोटोकॉल बुलाया। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कब बुलाया गया, 11 दिसंबर 1997। बहुत गौर से देखो, 11 दिसंबर 1997 को देख लिया। और कहाँ होता है, क्योटो जापान के अंदर होता है। और क्या तय करते हैं कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है। अब कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस, तो यहाँ पे आरपीएससी ने 1000 बार क्वेश्चन पूछा है, 1000 बार। और अभी लेटेस्ट एसीएफ एफआरओ के पेपर में 2021 में पूछा है, ग्रीन हाउस गैसेस जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत तय की गई हैं वो संख्या में कितनी है, वो संख्या में 6 है। कौन कौन सी है, पहली है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है मीथेन, तीसरी है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन। क्लियर। अब इन सारी ग्रीन हाउस गैसेस, जो 6 ग्रीन हाउस गैसेस, कितनी, 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनको क्या करना है, कम करना है। इनको क्या करना है, कम। अब कम कैसे करना है, तो इन्होंने कहा लाओ पेपर पेन लाओ, पेपर पे साइन करके दो। तुम लोग हो बदमाश, तुम लोग क्या हो, बदमाश हो। अभी बोलोगे मुकर जाओगे, तो तुम आओ बैठो और क्या करो, साइन करके दो। तो साइन कब करके दिए, तो साइन करके दिए 16 फरवरी 2005 को, और उसी दिन से इसको क्या माना जाता है, लागू होना माना जाता है। अब 41 देश प्लस जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने क्या तय किया, उन्होंने ये तय किया कि हमें जो ग्रीन हाउस गैस का बाहर निकालना या उत्सर्जन जो है वो कम करना है। कितना कम करना है, तो बोला 1990 में जितनी ग्रीन हाउस गैस थी उसका 5.2%, 1990 के स्तर से 5.2% कम करना है। तो जो भी लेवल 1990 में रहा है, जो भी लेवल 1990 में रहा है, जो भी स्तर उत्सर्जन का, जो भी स्तर उत्सर्जन का ग्रीन हाउस गैस का 1990 में रहा है, मान लो 100 रहा है, तो उसका कितना कम करना है, 5.2% कम करना है। और यही टारगेट इस साल श्योर आरपीएससी आपसे पूछेगी, या तो अभी संस्कृत एजुकेशन में पूछ लेगी, या जो अपकमिंग एग्जाम है आपके, या जो आपके अपकमिंग एग्जाम है 2025 में शिक्षक भर्ती के, उस पर ये क्वेश्चन जरूर आएगा। क्योंकि अभी COP 29 हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 हुई है, तो उसमें पूछा जा सकता है। अब एक बार फिर से धीरज से सारी की सारी बात को बहुत गौर से सुनो, ठीक। क्या सुनना है कि भाई मनुष्य का लालच बढ़ा, लालच बढ़ा तो उसने बहुत प्रकृति को नुकसान पहुंचाया।
नुकसान पहुंचाया तो ग्रीन हाउस गैस पहुंच गई ऊपर आसमान में और उसने पृथ्वी को गर्म करना शुरू कर दिया। और जब एक बार पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म होने लगी तो नीचे बैठे मानव को बेचारे को फिक्र होने लगी कि भाई अगर पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो गई तो फिर हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी, छुट्टी, और सब कुछ क्या हो जाएगा, टाटा बाय बाय, खत्म। तो इन सब के मुखिया जी थे यूएनएफसीसी, और यूएनएफसीसी के जो मुखिया जी थे उन्होंने कहा कि सब लोग आओ भाई लोग, हम कहाँ हथाई करते हैं, क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को बैठ गए। बैठकर क्या तय किया, बैठकर ये तय किया कि जो 6 ग्रीन हाउस गैसेस है, अब वो 6 ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, तो बहुत सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन। इन 6 की 6 को 1990 के स्तर से 5.2% क्या करना है, कम करना है। अब सब लोगों ने ओरली बोल दिया जैसे आप बोलते हो, जैसे मैं बोलती हूँ, पर यहाँ पे मुखिया जी बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा पेन पेपर लाओ और साइन करके दो। तो उन्होंने 16 फरवरी 2005 इतना सोच विचार के साइन किया। तो ये लागू कब होता है, 16 फरवरी 2005 को लागू होता है। आसान भाषा में सारी बात समझ में आई। अब चलेंगे आगे। अब देखो व्यापार अवरोध को, कि भाई जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, कि भाई क्यों व्यापार में, ट्रेड में, व्यापार यानी कि ट्रेड में अवरोधक, ट्रेड बैरियर क्यों लगाए जाते हैं। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल ही नहीं, स्थानीय उद्योगों के संरक्षण के लिए बिल्कुल सही है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नहीं, उपरोक्त सभी, ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमें समझ में आ गया है कि ट्रेड में बैरियर क्यों लगाया जाता है, स्थानीय उद्योगों को संरक्षण देने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखो, विवैश्वीकरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डी ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डी ग्लोबलाइजेशन, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विवैश्वीकरण। अब ये ठीक उल्टी अवधारणा है वैश्वीकरण के, ग्लोबलाइजेशन के। अब ये क्या होता है, संरक्षणवाद बिल्कुल, स्थानीय उद्योगों का संरक्षण बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करने की नीति बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। अब देखो आसान भाषा में समझाती हूँ कि ग्लोबलाइजेशन से ठीक उल्टा कैसे डी ग्लोबलाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल आज आपके घर पे 5 देशों के मेहमान आ रहे हैं और अपने साथ अपना सामान ला रहे हैं। ठीक, अगर आप इन 5 देशों के मेहमानों के सामान को अपने घर में एंट्री करने देते हो तो आप हो वैश्वीकरण, तो आप क्या हो, वैश्वीकरण। लेकिन अगर आप इन 5 देशों के सामान के साथ आने वाले मेहमान के मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हो तो क्या हो जाएगा, विवैश्वीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विवैश्वीकरण। उस कंडीशन में आपके घर का सामान ही बाहर बिकेगा लेकिन उस देश के सामान नहीं बिकेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, विवैश्वीकरण कहते हैं। अब विवैश्वीकरण पे कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। कैसे, तो देखो डी ग्लोबलाइजेशन के बारे में याद रखना है कि ये स्थानीय समाधान है। कब जैसे भी अगर कोई भी स्थानीय चीज को सपोर्ट करना है तो डी ग्लोबलाइजेशन करना होगा। सीमाओं पर नियंत्रण होता है, मैंने कहा ना, आप अपने घर का दरवाजा क्या कर लोगे, बंद। आपके घर का दरवाजा आपकी सीमा है और ये कौन कर सकता है, वो ही कर सकता है जो पावरफुल है, जो शक्तिशाली है ना। जैसे रामचरितमानस पढ़ते हैं ना तो उसमें एक लाइन आती है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई क्या है, कि जो समर्थ है उसको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। तो जिस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था इतनी समर्थ है वो ही क्या कर सकता है, डी ग्लोबलाइजेशन कर सकता है। छोटे छोटे जो विकासशील देश है वो डी ग्लोबलाइजेशन कर देंगे तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर यूएसए करना चाहे तो कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो समर्थ है, शक्तिशाली है, उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है, पावरफुल है। तो हमेशा शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा होगा, सीमाओं पर नियंत्रण रखेगा और स्थानीय समाधान, हर चीज का स्थानीय समाधान वो क्या करेगा, उस समय ढूंढेगा। अब एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, उदाहरण कौन कौन से हैं डी ग्लोबलाइजेशन के, तो दो बड़े एग्जाम्पल है। एक है 1930 की महामंदी और एक है 2010 का विश्व व्यापार मंदी, बस याद रखना है। अब डी ग्लोबलाइजेशन के से लाभ क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलता है, जो आपकी खुद की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती है। आपूर्ति श्रृंखला का स्थानीयकरण होता है, ये तो बहुत बड़ी बात है, आपूर्ति श्रृंखला का स्थानीयकरण। अब क्या होता है आपूर्ति श्रृंखला, फॉर एग्जाम्पल आपको घर में रोटी बनाना है तो आपके घर में रोटी बनाने के लिए गेहूं और आटा मौजूद होना चाहिए ना। तो रोटी बनाने के लिए गेहूं और आटा क्या हो गया, आपूर्ति श्रृंखला हो गई। अगर गेहूं और आटा आसानी से आपके घर में उपलब्ध नहीं होगा तो आप रोटी नहीं बना पाओगे। ठीक वैसे ही अगर किसी देश में अर्थव्यवस्था के अंदर
गेहूं भारी मात्रा में उत्पादित हो रहा है तो गेहूं की आपूर्ति श्रृंखला जो क्या है अच्छी है, उस केस में गेहूं के दाम नहीं बढ़ेंगे, बहुत नॉमिनल रेट्स पर सबको गेहूं मिलेगा, सब आराम से आटा बनाएंगे गेहूं से और रोटी बनाएंगे और खाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आपका देश ठीक ठाक मात्रा में गेहूं बना रहा है और वो सारा का सारा गेहूं का 60% हिस्सा बाहर भेज दे रहा है और बाहर भेजकर उससे क्या कमा रहा है, पैसा, तो 60% भेज दे रहा है, आपके देश में खपत ज्यादा है और आपने बाहर भेज दिया तो फिर कीमतें क्या करेगी, बढ़ेगी। तो जो डी ग्लोबलाइजेशन है वो कहता है कि अगर हम डी ग्लोबलाइजेशन करते हैं तो हमारी आपूर्ति श्रृंखला जो है उसका स्थानीयकरण होता है, यहाँ का माल यहीं खपता है, बजाय कि हम उसे कहाँ भेज दें, बाहर भेज दें। क्लियर, आगे चले, चलो अब देखो मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है, फ्री ट्रेड से क्या तात्पर्य है। तो फ्री ट्रेड का मतलब क्या है कि आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना, आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना। अब फिर से फ्री ट्रेड को बहुत अच्छे से समझो। देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते क्या करते हैं, आयात और निर्यात पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाते, है ना। बेसिकली वो मम्मी पापा जो बच्चों के दोस्त होते हैं, कहते हैं अच्छा रात को 8 बजे दोस्त की पार्टी में जाना है, मजे से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस समय आपके और आपके माता पिता के बीच में जो संबंध है वो बिल्कुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे हैं, ठीक। तो आयात निर्यात क्या होता है, प्रतिबंधित नहीं होता, उसमें सीमा शुल्क में भर भर के छूट मिलती है, सब्सिडी में भी छूट मिलती है और कोटा में भी छूट मिलती है। इसका इफेक्ट क्या होता है, उत्पादन लागत जो है वो बाकी देशों से क्या हो जाएगी, उस समय सस्ती हो जाएगी और आपका माल जब सस्ता होगा तो बाजार में क्या बिकेगा, ज्यादा बिकेगा। तो बेसिकली जो कॉस्ट कटिंग आपने की, ज्यादा बिकने की वजह से वो आपको क्या हो जाएगी, फिर से प्राप्त हो जाएगी। तो ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर से सुन लो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर आपको ड्यूटी फ्री रखना है, सीमा शुल्क जो है उससे फ्री करना है, सब्सिडी से फ्री करना है और कोटा सिस्टम से फ्री करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो उत्पादन लागत है वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा बाकी देशों के मुकाबले और आपका माल जो है बाजार में ज्यादा बिकेगा, ठीक। अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात है ना, ये सबसे पहली बार ये कब आती है, तो ये पहली बार आती है 1817 के अंदर। अर्थशास्त्री होते हैं डेविड रिकॉर्डो, वो जो डेविड रिकॉर्डो होते हैं वो एक बुक लिखते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। आपको इकोनॉमी एंड टैक्सेशन पे फोकस रखना है, पीछे वाला आपको एग्जामिनर देगा। तो जो डेविड रिकॉर्डो है वो इकोनॉमी और टैक्सेशन के अंदर पहली बार किसकी बात करते हैं, फ्री ट्रेड की बात करते हैं। और जब भी किसी चीज के बारे में कोई पहली बार बोलता है तो वो हमेशा क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो डेविड धवन का नाम सुना है ना, वरुण धवन के पिताजी है डेविड धवन, ऐसा कोई नहीं है अभी जिसने डेविड धवन का नाम नहीं सुना, है ना, क्योंकि गोविंदा की पिक्चर सबने देखी है। तो डेविड धवन ने बहुत सारी गोविंदा के साथ पिक्चर्स बनाई है, एक बहुत फेमस पिक्चर है पार्टनर, वो भी डेविड धवन ने बनाई है। तो ये डेविड रिकॉर्डो से, डेविड तो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा, तो याद रखना डेविड रिकॉर्डो जो है उन्होंने 1817 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसकी बात की थी। किस बुक में की थी, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, इकोनॉमी एंड टैक्सेशन को याद रखना है। और क्या होता है फ्री ट्रेड, तो याद रखना वो माता पिता जो अपने बच्चों को खुली छूट दे रखे हैं कि तुम जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, वो कैसा एग्रीमेंट होता है, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ना तो किसी प्रकार का सीमा शुल्क बहुत इजी कर दिया जाता है, सब्सिडीज बहुत इजी कर दी जाती है, कोटा सिस्टम भी को भी क्या कर दिया जाता है, इजी कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, उत्पादन लागत में जो है वो सस्ती होती है दूसरे देशों के मुकाबले और बाजार में आपकी चीज क्या करती है, ज्यादा बिकती है, ठीक। अब देखो 52 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, तो 24 जुलाई 1991 को की गई। एलपीजी रिफॉर्म्स, पीवी नरसिम्हा और मनमोहन सिंह जी। तो एलपीजी रिफॉर्म्स वाली है 24 जुलाई 1991। फिर देखो रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, तो रेड डाटा बुक का संबंध है आपके संकटग्रस्त जीव जंतुओं से, वो जो क्या है डेंजर में है, जिनका जीवन जो है वो किसमें है, डेंजर के अंदर है, तो संकटग्रस्त जीव जंतु। फिर देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट हेतु उत्तरदायी गैसों का क्रम। अब ये गैसों का क्रम क्या है कि भाई कौन सी गैसें जो है वो ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है, तो देखो सबसे ज्यादा होगी दिए गए ऑप्शन के अनुसार, सबसे ज्यादा होगी CO2 और सबसे ज्यादा CO2 एक इस ऑप्शन में है और एक इस ऑप्शन में है। तो बाकी दोनों ऑप्शन को आसानी से क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। अब CO2 के बाद दूसरी जो सबसे ज्यादा बागड़ बिल्ली बदमाश है ना, जो सबसे ज्यादा गैस
ग्रीन हाउस इमिशन करती है CO2 के बाद, वो कौन है? CH4। अब CH4 सिर्फ इसी ऑप्शन में दिखता है क्योंकि यहाँ पे CFC दे रखा है, तो इसको भी क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। तो सही आंसर निकल के आ गया। बाकियों पीछों की आपको क्या नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, CO2 और CH4। अब हम इस पे डीप स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि RPSC ने ये क्वेश्चन क्रम का अच्छा पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है क्रम। देखो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज है उसमें सबसे ज्यादा बदमाश ग्रीन हाउस गैस करने में, ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए या इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो है जल वाष्प, वाटर वेपर, सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद कौन है? CO2, फिर कौन है? CH4। ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना। अगर ऑप्शन में दी जाए तो सबसे पहले आएगी वाटर वेपर, जल वाष्प, वाटर वेपर, या हिंदी में इसको कहेंगे जल वाष्प। सबसे ज्यादा बदमाश है ये, सबसे ज्यादा उत्तरदायी है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे बदमाश कौन है? CO2। थर्ड नंबर पे कौन होगा? CH4। इसके बाद कौन होगी? ओजोन। ओजोन के बाद कौन होगा? CFC। और CFC के बाद कौन होगा? हमेशा आपका नाइट्रस ऑक्साइड होगा। क्लियर? आगे चलूं? चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव है? प्रतिस्पर्धात्मक विकास बिल्कुल, वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच बिल्कुल, FDI में वृद्धि बिल्कुल, तो ऑल। ठीक, फिर देखो निम्न में से कौन सी वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव है? तो वैश्वीकरण का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव क्या है? ब्रेन ड्रेन, जो हमारा बौद्धिक पलायन हो रहा है। आज देखो आप कितने भारतीय अमेरिका में बसे और अच्छे अच्छे पदों पर है, तो ब्रेन ड्रेन फोर्थ। फिर देखो जनरल एंटी अवॉइडेंस व्यवस्था, जिसको बोलते हैं गार, है ना, गार, GAAR। ये जो गार है, ये गार जो है वो देश में कब लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2017 को। अब ये कहानी शुरू होती है वोडाफोन से। वोडाफोन ने एक डील की थी, वहीं से ये कहानी क्या होती है? गार की शुरू होती है। अब गार का फुल फॉर्म भी याद रखना है, डरना नहीं है, आराम से पढ़ना है। अब देखो गार का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। G फॉर जनरल, A फॉर एंटी, फिर A फॉर अवॉइडेंस और R फॉर रूल। अब देखो अवॉइड, आपने शब्द सुना होगा ना, अवॉइड। अवॉइड करना होता है किसी को, मतलब एक बार के लिए देखकर अनदेखा करना कि भाई इसको अवॉइड करो, छोड़ो इसको। तो जनरल एंटी अवॉइडेंस के जो आपको अवॉइड करे उसके खिलाफ आपको नियम निकालना है। फॉर एग्जाम्पल पढ़ते वक्त क्लास में कोई बच्चा जो है किसी दूसरे स्टूडेंट को एकदम से क्या कर दे? अवॉइड कर दे, उसको फर्क ही नहीं पड़े कि ये क्लास में बैठा है या नहीं बैठा है। या पढ़ाते वक्त कोई टीचर किसी स्टूडेंट को क्या कर दे? अवॉइड कर दे। तो किसी स्टूडेंट को अवॉइड करने से रोकने के लिए टीचर के लिए अगर कोई नियम बनाए तो हम उसे क्या कह देंगे? गार कह देंगे। ये वही समझाने की बात, तो ताकि आपको कम से कम समझ में आए कि लिखा क्या गया है। तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, किसी को अवॉइड करना छोड़ना नहीं है। अब ये क्यों लाया गया वो सुनो। देखो बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जो क्या करती है? भारत में निवेश करती है लेकिन कर चोरी करती है। तो कर चोरी और काले धन को रोकने के लिए, गौर से सुनना, टैक्स की चोरी करना और काले धन को रोकना, टैक्स की चोरी से बचने के लिए और काले धन को रोकने के लिए गार लाया गया था। और ये सारा केस था वोडाफोन का। तो ये लागू किसने करवाई है? ये लागू करवाई है CBDT ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसे बोलते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ये इसने लागू किया है। ये भी पूछ सकते हैं कि गार लागू किसने किया है? तो CBDT ने लागू करवाया है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने। अब ये जो है ये एंटी टैक्स अवॉइडेंस कानून है, कर देना ही पड़ेगा, आप कर की चोरी नहीं कर सकते, एक बात। और दूसरा आप क्या किससे बचोगे? काले धन पर क्या कर पाओगे? आप काबू कर पाओगे इससे। ठीक है, अब ये जो कानून है ये किसके तहत बना है? ये बना है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये भी याद रखना है, कौन सा एक्ट है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। गार बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो 2012 के अंदर पार्थ सारथी सोम समिति थी, उसने कहा था कि जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं ना उनके लिए गार बनाओ, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल बनाओ। तो पार्थ सारथी ने कहा था। फिर प्रणब मुखर्जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 2012 के अंदर ये बिल पेश किया था और ये कारवा इतना लंबा चला कि 1 अप्रैल 2017 से ये क्या हुए हैं? भारत में लागू हुए हैं। क्लियर? फिर देखो ग्रीन हाउस गैस का खोजकर्ता कौन है? तो ग्रीन हाउस गैस का खोजकर्ता कौन है? जोसेफ फोयर है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो बहुत सिंपल, सुंदरलाल बहुगुणा से, है ना। चलो
अब देखो विमुद्रीकरण को किस वर्ष अपनाया गया, किस किस वर्ष विमुद्रीकरण को अपनाया गया है, तो सही आंसर होगा ऑल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। याद है ना, 8 नवंबर 2016 अचानक से मोदी जी आए थे और सब नोट क्या कर गए, बंद कर गए। तो देखो विमुद्रीकरण अब तक भारत में कितनी बार हुआ है, 5 बार हुआ है। देखो यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगी, उस पर गौर करना। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया है कि डीमोनेटाइजेशन अब तक भारत में कितनी बार हुआ है, 5 बार, हम 5। तो 5 बार विमुद्रीकरण हुआ है। पहली बार कब हुआ है याद रखना, 1946 में हुआ है, जिस समय वेवेल थे भारत। कौन थे, लॉर्ड वेवेल। दूसरी बार 54 में हुआ है, तीसरी बार 78 में हुआ है, चौथी बार 2016 8 नवंबर 2016 को हुआ है, पांचवी बार 19 मई 2023 को हुआ है। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में डीमोनेटाइजेशन कितनी बार हुआ है, तो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स उस समय 5 मत कर देना, उस समय होगा 4, क्योंकि क्या पूछा गया है, स्वतंत्र भारत वाला यहाँ से शुरू होगा 1954 से। तो 54, 78, 16 और 23। अभी आरबीआई ने 2000 का नोट भी बंद कर दिया। तो डीमोनेटाइजेशन तो भारत के अंदर 5 बार हुआ है, स्वतंत्र भारत के अंदर 4 बार हुआ है। भारत का पहला 1946 है, स्वतंत्र भारत का पहला 1954 है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। फिर देखो हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होते हैं, तो सिंपल उष्णपोषण उच्च दाब के अंदर। फिर देखो पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर महाद्वीप स्थित है, तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है, 29.08% पर महाद्वीप है, 29 से 30% पर महाद्वीप है, 70 से 71% जो पानी है पूरा का पूरा पृथ्वी के ऊपर। इसलिए पृथ्वी को ऊपर से देखने पर ब्लू प्लैनेट दिखता है, क्योंकि 70 से 71% भाग पर जल है। और आपको पता है आज ब्लू है पानी पानी, तो आज ब्लू है पानी पानी, तो ऊपर से नासा जब इमेजिंग सैटेलाइट देखता है, इमेज लेता है, तो पूरा का पूरा पृथ्वी क्या दिखता है, बिल्कुल नीला दिखता है। फिर देखो बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किसके तहत स्थापित किए गए हैं, तो ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत स्थापित किए गए हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो 1971 के अंदर यूनेस्को ने लॉन्च किया था, ठीक। और ये 1979 में पहला बायोस्फीयर बनता है, पूरे के पूरे विश्व के अंदर फर्स्ट बायोस्फीयर बनता है 1979 में। क्या भारत में भी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लागू है, बिल्कुल लागू है। भारत के अंदर अभी वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। टोटल कितने हैं, 18। लेकिन वर्ल्ड के बायोस्फीयर रिजर्व में जो मैब प्रोग्राम में शामिल है वो कितने हैं, 11 है, ठीक। सबसे पहला कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986, जो कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के बीच है। अब देखो 64 ग्रीन हाउस गैसों की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के अनुसार फर्स्ट कौन है। देखो आ गया ना क्वेश्चन, हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे पढ़ा था जल वाष्प को, जो कि नहीं दे रखा है। जल वाष्प के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बदमाश कौन थी, जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ज्यादा देती है, वो कौन है, CO2। तो सही आंसर क्या होगा, CO2। अगर CO2 और वाटर वेपर दोनों ऑप्शन में हो तब आपका आंसर जल वाष्प होगा, ये बात का ध्यान रखना। फिर देखो अगला, संकटग्रस्त व विलुप्त प्राय पौधों एवं पशुओं की सूचियों वाली रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है, तो IUCN। फिर देखो विलुप्त जीव डोडो का संबंध किससे है, तो किससे है डोडो का संबंध, मॉरिशस से है ना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाया जाता है, 2 फरवरी को। अब बताओ 2 फरवरी 2024 को जो वेटलैंड डे बना था उसकी थीम क्या थी, मैंने करंट में पढ़ाई है। फिर देखो दुनिया की सबसे लंबी नदी तथा सबसे गर्म स्थल, देखो दुनिया का सबसे लंबा नदी भी और दुनिया का सबसे गर्म स्थान, ये दोनों वाला जो खतरनाक कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये एक ही जगह हो सकती है, और वो जगह कौन सी, आपकी अफ्रीका। फिर देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो मॉन्ट्रियल समझौते के संबंध में सही कथन है, हमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में क्या पूछा गया है, सही कथन जो है वो पूछा गया है। यह समझौता ओजोन परत के संरक्षण को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास है, बिल्कुल सही। यह 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर हुए थे, ये भी सही है। 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ है, ये भी सही है। तो ऑल आर करेक्ट, ठीक। चलो फिर देखो ओजोन के संदर्भ में, ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। फिर से हमें किसके बारे में देखना है, ओजोन के बारे में देखना है। तो देखो
समताप मंडल में, जो समताप मंडल है ना, जहाँ पे एरोप्लेन्स फ्लाई करते हो, जहाँ पे एरोप्लेन्स फ्लाई करते हो ना, उसके ठीक ऊपर 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस पाई जाती है, बिल्कुल, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। करेक्ट। अब देखो दो चीज है, एक ओजोन मिलती है आपके क्षोभ मंडल में, और एक ओजोन की लेयर में, एक ओजोन थोड़ी बहुत मिलेगी आपको क्षोभ मंडल के अंदर, एक ओजोन आपको मिलेगी समताप मंडल से समताप मंडल के 20 किलोमीटर ऊपर। जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है ना, वो समताप मंडल के 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ओजोन है वो रोकती है। क्षोभ मंडल के अगर अंदर ओजोन थोड़ी बहुत मौजूद है तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगी, वो जहरीली होगी। तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, रोकता है। फिर देखो जेट विमान से निसृत, मतलब निसृत का मतलब निकली, नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रिज अग्निशमन यंत्रों से मुक्त हुई क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के लिए हानिकारक है। बिल्कुल सही है। जेट विमानों से जो नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, हमारे रेफ्रिजरेटर से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं, और जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर है, अग्निशामक यंत्र है, उनसे जो निकलता है वो सब किसको नुकसान पहुंचाते हैं, ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। CFC से मुक्त क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1 लाख परमाणुओं को नष्ट कर देता है। बिल्कुल सही है। देखो CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके टूटने से एक फ्री क्लोरीन बनती है, और ये फ्री क्लोरीन जो है वो ओजोन के साथ इतना पक्का दोस्ती करती है, इतना पक्का दोस्ती करती है कि 1 लाख ओजोन के अणुओं को ये क्या कर देती है, खत्म कर देती है। तो ये सारे कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये भारी पड़ जाती है ओजोन परत पर, क्लोरीन की और ऑक्सीजन की। हाँ, अब देखो 71, पर्यावरण खत्म हो गया है और क्या शुरू हो गए हैं, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता। पहला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। फिर अगला देखो, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अभी पता करते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो। तो बिल्कुल सही बात है ये। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मूल्य से भी कहीं अधिक होता है, ये भी सही है। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता। हाँ, यहाँ पे फ्री पास द पोस्ट सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आनुपातिक प्रणाली है, इस वजह से ऐसा नहीं होता, ये करेक्ट है। फिर देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, ये गलत है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर कोई भी किंतु परंतु है, कोई भी डिस्प्यूट है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही फाइनल होगा, इसीलिए फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक, चलो, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अगेन, मुख्य उद्देश्य क्या था, पहला ही आंसर है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं होगा, सरकार के निरंकुश कार्य भी नहीं होंगे, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना, ये भी नहीं होगा। फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, ये जोड़ा गया था। उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी जोड़ी गई थी, लेकिन ये नहीं जोड़ा गया था UCC, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक आचार संहिता, आर्टिकल 44, ये पहले से मौजूद है। तो सही आंसर क्या होगा, थर्ड। फिर देखो, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन, कि भाई कहाँ है ये, तो कौन से हिस्से के अंदर है, पार्ट 3 के अंदर है। आज निम्न को सम्मिलित कीजिए, आर्टिकल 14, 17, 21 और 29। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है आपको, देखिए, तो आर्टिकल 14 कहता है आपको इक्वलिटी फॉर ऑल है, तो विधि के समक्ष समता है, फोर्थ में 4 होगा। फिर देखो, अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी, तो अस्पृश्यता का अंत। 21 क्या है, 21 है आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, तो 3। और फिर 29 में क्या होगा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो 2। तो 4132, अब 4132 कहाँ है, डी ऑप्शन में है। ठीक, चले
अब देखो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन में, ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समता का अधिकार है। अगेन इजी है, लोक नियोजन में अवसर की समता किसमें दी गई है आपको, 16 में दे रखी है। ठीक, चलो, राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नांकित में से किस आधार समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता। तो अनिवार्य सेवा के लिए जो कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए है, किन आधारों पर नहीं हो सकता, धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, मूल वंश के आधार पर नहीं हो सकता, जाति के पर नहीं हो सकता, और वर्ग के आधार पर नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या होगा, ए। फिर देखो अगला, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। तो ये सही आंसर क्या होगा, इसका होगा पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ। अब गौर से सुनना मेरी बात, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जस्टिस थे, जस्टिस पुट्टा स्वामी। तो जस्टिस पुट्टा स्वामी ने सन 2017 में यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ एक केस लगाया, और केस लगा के कहा कि भाई निजता का जो अधिकार है वो मूल अधिकार के तहत आता है। बाद में क्या हुआ, पुट्टा स्वामी की इसी बात को लेकर 9 जजेस की बेंच बैठी थी, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसके अंदर अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे, खानविलकर भी शामिल थे, जज सीकरी भी शामिल थे। ये 9 जजेस की बेंच थी। उस जजेस की बेंच ने फाइनल डिसीजन ये लिया कि जो पुट्टा स्वामी कह रहे हैं वो करेक्ट है। जो निजता का अधिकार है वो 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार के तहत आता है। तो ये बात हमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो ये सिंपल सी बात है जो मैंने अभी आपको क्या कर दी है, बता दी है। फिर देखो, जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता अथवा निर्वहन करने से मना करता है, यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो अपना जो ड्यूटी उसको दे रखा है वो नहीं करता या करने से मना करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप टीचर हो, आपका काम क्या है, फॉर्मल ड्यूटी क्या है आपका, बच्चों को पढ़ाना, या तो आप उसको पढ़ा नहीं रहे हो या पढ़ाने से मना कर रहे हो। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा रिट आज्ञा पत्र जारी कर उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश दिया जा सकता है। तो देखो, जब गवर्नमेंट आदेश देती है तो उसे परमादेश कहते हैं, जैसे ठाकुर जी आदेश करते हैं उसको भी परमादेश कहते हैं, और गवर्नमेंट कर्मचारी को जब गवर्नमेंट आदेश देती है उसे हम क्या कहते हैं, परमादेश कहते हैं, जो किसके तहत आता है, आर्टिकल 32 के तहत आता है। ठीक, चलो, किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो कौन सा था, केबीसी केस था। तो सही आंसर क्या होगा, केशवानंद भारती केस 1973। अब केबीसी केस 1973 के अंदर इतनी बातें कही गई हैं जो किसके अंदर आती है, आपके संविधान के मूल ढांचे में आती है, जिसके अंदर आप ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते। अब वो कौन कौन सी है वो आपको एक बार रीड करनी मस्ट है, जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी देखो 18 नवंबर 2011 को संस्कृत विभाग का ही, संस्कृत डिपार्टमेंट का ही फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, और उस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर SR बोम्बई केस में मूल ढांचे के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है ये क्वेश्चन पूछ लिया था। और जब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तब, और फिर मैंने ये क्वेश्चन डाला, तब मुझे एकदम परफेक्ट हो गया कि अब जो 2025 में अपकमिंग एग्जाम होने, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के हो चाहे वो सेकंड ग्रेड के हो, जहां संविधान लगता है, चाहे वो RS का प्रीलिम्स हो, आपको केबीसी केस, केशवानंद भारती केस, जिससे कि मूल ढांचे का बात निकला, उसके समय मूल ढांचे में किस किस चीज को शामिल किया गया था जिसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ज्यादा संशोधन नहीं कर सकते, वो आपको मस्ट से पता होनी चाहिए। तो अब गौर से सुनना, पहली बात, संविधान की सर्वोच्चता में ज्यादा संशोधन नहीं हो सकता। दूसरी बात कि भारत का संविधान और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें भी ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते। दूसरा, भारत कैसा है, कल्याणकारी राज्य है, ये भी मूल ढांचे में। संसदीय प्रणाली, ये भी मूल ढांचे में। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, ये भी मूल ढांचे के तहत है। भारत की संप्रभुता और एकता, ये भी मूल ढांचे के तहत केबीसी केस में। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वो भी मूल ढांचे के तहत केबीसी में। गणराज्य और लोकतांत्रिक सरकार, वो भी कहाँ आ रहा है, आपके मूल ढांचे के अंदर। और संविधान का संघीय चरित्र, यहाँ पे बहुत फोकस करना, यहाँ पे मैं एकदम श्योर हूँ इस संविधान के संघीय चरित्र को एग्जामिनर भारत के संघीय चरित्र से रिप्लेस करेगा और आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से केशवानंद भारती केस 1973 के तहत कौन सा मूल ढांचे में शामिल नहीं है।
तो वो संविधान वाले हिस्से को किस में चेंज कर देगा, भारत का संघीय चरित्र, तो गलत हो जाएगा। संविधान के संघीय चरित्र को इन्होंने किस में डाला है, मूल ढांचे में डाला है। अब इसे लंबे समय तक कैसा याद किया जाए उसको सुनो। ये देखो अभी आप एक चीज देखते हो, क्या देखते हो, सीखो, आसपास जो हो रहा है ना उससे सीखो और कनेक्ट कर लो अपनी पढ़ाई से, बहुत आसान हो जाएगा काम, सच में कह रही हूँ। अभी देखो करके दिखाती हूँ। अभी आप देखते हो कि बार बार राहुल गांधी या ओपोजिशन की जो पार्टी है वो अपने हाथ में संविधान की बुक लेकर जाते हैं और कहते हैं कि संविधान भारत में सर्वोच्च है। तो यानी कि संविधान की सर्वोच्चता भारत के संविधान का मूल ढांचा है। यह बात किसने प्रूव करी थी, केबीसी केस 1973 में। अब जब जब आप राहुल गांधी का वीडियो देखें और आपको वो संविधान की बुक उनके वीडियो के अंदर दिखे तो याद रखना कि संविधान की सर्वोच्चता मूल ढांचा सिद्धांत में आती है। यह कौन से केस में कहा गया है, केबीसी केस 1973 में कहा गया है। अब संविधान की सर्वोच्चता हो गई। अब दो चीज एक साथ याद रखो, भारत कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है, और भारत का जितना भी राज्य का नेचर है वो कैसा है, कल्याणकारी है। तो धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी दोनों क्या हो गए, आपके मूल ढांचे में शामिल हो गए। अब दिमाग में रिवाइज करो कि केबीसी ने क्या क्या मूल ढांचा बनाया। पहला क्या बनाया, संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा क्या बनाया, धर्मनिरपेक्षता और कल्याणकारी। तीन किनारे हो गए। अब देखो भारत को, तो भारत में कैसी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली मूल ढांचे में। अब संसदीय प्रणाली है तो तीन सरकार की कुर्सी के अंग है, एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका, एक है न्यायपालिका। इन तीनों को अपने अपने काम बांट दो। ऐसा मानो कि भारत की संसद माँ है, उस माँ के तीन बेटे हैं, तीनों में शक्तियों का बंटवारा कर दो, मूल ढांचा। फिर संविधान का जो संघीय चरित्र है वो भी मूल ढांचा। गणतांत्रिक लोकतांत्रिक सरकार होगी, ये भी मूल ढांचे के अंतर्गत। फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, वो भी मूल ढांचे में। भारत की संप्रभुता और एकता, ये भी मूल ढांचे में। कितना सिंपल है, फिर से रिवाइज करते हैं। कहां से शुरू करते हैं, शुरू करते हैं संविधान की बुक से। तो केबीसी ने कहा कि संविधान की सर्वोच्चता है। फिर दो आपको ऑटोमेटिक याद होगी, धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो भी केबीसी ने कहा मूल ढांचे में डाल दो। फिर केबीसी क्या कहता है कि अपनी संसद को देखो तो संसदीय प्रणाली और उसके तीन काम जो अलग अलग कर दो, विधायिका अलग करो, कार्यपालिका अलग करो, न्यायपालिका अलग करो। फिर लोकतांत्रिक गणतांत्रिक जो सरकार है वो भी मूल ढांचे में। संविधान का संघीय चरित्र वो भी केबीसी के अनुसार मूल ढांचे में। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा और प्लस भारत की संप्रभुता और एकता भी। अब देखो कितना आसान है, मुश्किल नहीं है ना। अब एसआर मुंबई कब पढ़ेंगे, एसआर मुंबई तब पढ़ेंगे जब ये मॉडल पेपर खत्म हो जाएंगे और हम सून क्या करेंगे, पेपर पैटर्न शुरू करेंगे। उस समय बहुत ज्यादा और अच्छे से कराऊंगी। अभी भी अच्छे से करा रही हूँ पर अभी प्रेशर है क्योंकि 28 दिसंबर को एग्जाम है। उस समय तो हम एकदम उस मोड में ही होंगे ना कि हमें इतना इतना आज याद करके रिवाइज करके दूसरी क्लास में जाना है, और दूसरी क्लास में जाने से पहले पिछला सारा का सारा क्या करके आना है, रिवाइज करके आना है। तो चलो अब 82 नंबर क्वेश्चन से मैं आपको बता दूं कि अब शुरू हो रहे हैं आपके सारे के सारे कौन से क्वेश्चन, साइकोलॉजी के क्वेश्चन। और साइकोलॉजी के क्वेश्चन में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे साइकोलॉजी बिल्कुल आता ही नहीं है। तो देखो अगर कुछ आपको डाउट लगे तो आप अपने स्तर पे उसे क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। 82 नंबर क्वेश्चन पढ़े, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है। तो स्यूडो मैच्योरिटी एज बाल्यावस्था को कौन कहता है। अगर आपका आंसर रॉस है तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, फिर अगला देखो, अगला क्या है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है। कि भाई जो वाइगोत्स्की है उसने बाल विकास के बारे में क्या कहा है। आपको अच्छे से ऑप्शन पढ़ने हैं, और अगर आप ऑप्शन पढ़कर यह आंसर दे रहे हो, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, तो आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर। चलो फिर देखो, नवजात शिशु के गाल को छूने पर सिर को घुमाना व मुख खोलने की क्रिया को क्या कहते हैं। अब बताओ ये क्या होता है। तो ये होता है राउटिंग। अगर आपका आंसर ए है तो करेक्ट है। फिर देखो, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं, प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की यह यांत्रिकी कहलाती है। ये तो मैंने शायद पहले भी क्वेश्चन में देखा था। तो क्या कहलाती है, ये कहलाता है प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। आगे चले, चलो। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी। बताओ 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही। अगर 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए है, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, तो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर चलो आगे, सृजनशीलता क्रिएटिविटी के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से
किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो बताओ किस विधि की सहायता लेंगे अगर हमें क्रिएटिविटी को बनाना है? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग। कौन सा होगा? ब्रेन स्टॉर्मिंग। अगर आपका आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखो, प्रतिभाशाली छात्र अपराधी कब बन जाता है, अथवा किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या होता है? 88 नंबर क्वेश्चन पढ़ा, अब अच्छे से 88 का आंसर दो। तो आंसर क्या होगा? अवसरों की प्रतिकूलता होने पर। तो सही आंसर क्या होगा? बी। आपने पान सिंह तोमर पिक्चर देखी है? पान सिंह तोमर पिक्चर इस क्वेश्चन का आंसर, और ये क्वेश्चन जो पूरा है ना वो पान सिंह तोमर पिक्चर से रिलेट करता है। पान सिंह तोमर पिक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझा देती है कि एक प्रतिभाशाली छात्र अपराधी कब बनता है, या किशोरों में द्वंद्व बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? अवसरों की प्रतिकूलता है। ठीक। अगला, श्रृंगार तथा रसिक प्रवृत्ति से युक्त बालक बालिकाओं को चित्रकार, मूर्तिकार, नाटककार, अभिनेता तथा अभिनेत्री, गायक एवं नृत्यांगना के रूप में प्रतिष्ठित होते देखा जा सकता है। यह प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति कैसी है मुझे ये बताइए 89 के अंदर कि यह प्रवृत्ति कैसी है? ये है, अगर आपका आंसर है मार्गान्तीकरण तो क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर चलते हैं आगे। जब 2 वर्ष के बालक को अपने छोटे भाई के जन्म के कारण अपने माता पिता का पूर्ण प्रेम मिलना कम हो जाता है, तब वह छोटे बच्चे के समान घुटनों के बल चलने लगता है और केवल मां द्वारा भोजन खिलाए जाने की हट करता है। यह युक्ति क्या कहलाती है? 90 नंबर क्वेश्चन देखो, यह युक्ति क्या कहलाती है? यह युक्ति कहलाती है रिग्रेशन, प्रत्यागमन। ठीक, चलो फिर देखो, एक निसंतान दंपति जिसे बालकों के प्रति स्नेह या प्रेम प्रदर्शित करने की भूख है, वह कुत्ते बिल्ली पालकर इस इच्छा की पूर्ति करता है। यह समायोजन क्या कहलाता है? तो 91 नंबर जो क्वेश्चन है कि यह समायोजन क्या कहलाता है, इसका आप लोग अभी मुझे क्या दोगे? आंसर दोगे। तो इसका आंसर अगर आपका विस्थापन आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखो, मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? तो 92 का सही आंसर दो कि कौन है। अगर आपका आंसर हर्बर्ट है तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन पढ़ो। अगर आपका आंसर सी है, अधिगम की रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, तो करेक्ट है। फिर देखो, एक व्यक्ति आरएएस की तैयारी को लेकर तनावग्रस्त था। अब वह अपनी क्षमताओं तथा परिस्थितियों को देखते हुए अपने लक्ष्य की ऊंचाई को कुछ कम करते हुए बैंक ऑफिसर या स्कूल प्राध्यापक की बात सोचता है। यह युक्ति है। 94 नंबर देखो, यह युक्ति क्या है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल, लक्ष्यों का क्या है? प्रतिस्थापन है। ठीक। फिर देखो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा समायोजन युक्ति है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा समायोजन युक्ति किसकी है? प्रोजेक्शन की, प्रक्षेपण की। अगर आपका आंसर बी है तो करेक्ट है। फिर देखो, एक बालक किसी अध्यापक तथा विद्यालय के वातावरण को लेकर कुछ कटु स्मृतियां या बुरे अनुभव अथवा अध्यापक तथा विद्यालय का नाम तक भूल जाता है। यह समायोजन की रक्षात्मक युक्ति है। कौन सी है ये? अगर आपका आंसर आ रहा है दमन, रिप्रेशन, तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखो, किस अवस्था में बालक माता पिता की छत्र छाया से निकलकर सामाजिक होना चाहता है? तो वो कौन सा टाइम है जब वो माता पिता से निकलकर जो है वो किधर जा रहा होता है? सामाजिक होना चाह रहा है, तो वो है किशोरावस्था। सही आंसर क्या होगा? सी। फिर देखो, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभावस्था तक करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो 98 नंबर में अगर आपका आंसर क्रो एंड क्रो है ना, क्रो एंड क्रो, तो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। फिर देखो अगला, जिनकी बुद्धि 25 से 50 तक होती है उन्हें किस श्रेणी के बालकों में रखा जाता है? तो 25 से 50 वालों को आप किस श्रेणी में रखोगे? तो 25 से 50 वालों को आप रखोगे मूड, इम्बेसाइल। फिर देखो, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक है। आज का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर, तो कौन है ये? कोरे है, स्टीफन एम कोरे। सी। अगर आपका आंसर सी है तो क्या है? करेक्ट है। और इसी के साथ आज का 11 नंबर मॉडल पेपर पूरा हुआ। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और मैं फिर से कह रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में चैनल को क्या कीजिए, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहीं पे इन मॉडल पेपर के बाद
और संस्कृत एजुकेशन की सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है 28 वाली, उसके बाद यहीं पे आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेगी पेपर पैटर्न की, और भी बहुत सारी जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एपी और आरएस के प्री के लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस चैनल को क्या कीजिए, बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल।